नमस्कार प्रिय शिक्षकों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 3 के अध्याय दिव्यांगता को कक्षा में रोचक और प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में निम्नलिखित सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें शिक्षक बच्चों को शारीरिक दिव्यांगता एवं इसके प्रकार तथा कारण को स्पष्ट करेंगे। शिक्षक बच्चों को दिव्यांगता के प्रति स्वयं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रयासों से परिचित कराएंगे। इस अध्याय के अंत तक विद्यार्थी दिव्यांगता के प्रकार, कारण तथा उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार को स्पष्ट रूप से समझ और व्यक्त कर सकेंगे। इस पाठ के शिक्षण हेतु सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। अब अध्याय की शुरुआत विद्यार्थियों के अनुभवों से की जा सकती है, जिसमें उनसे पूछा जा सकता है कि क्या उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें चलने, सुनने या देखने में कठिनाई होती है। इसी चर्चा से दिव्यांगता की अवधारणा की ओर बढ़ा जा सकता है और बताया जा सकता है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही किसी अंग की कमी या कमजोरी के साथ जन्म लेते हैं, जबकि कुछ में दुर्घटना, बीमारी या चोट के कारण बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाती है, तो उस अवस्था को दिव्यांगता कहा जाता है। ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव रखना आवश्यक है तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा दायित्व। अब औपचारिक रूप से बताया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जब किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कार्यक्षमता सीमित हो जाती है और उसके दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे दिव्यांगता कहा जाता है। दिव्यांगता केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हो सकती है और इसका प्रभाव व्यक्ति के सीखने, चलने फिरने, बोलने सुनने या अन्य दैनिक कार्यों पर पड़ सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को दिव्यांगता का मूल अर्थ समझाते हुए आगे के भाग यानी दिव्यांगता के कारण और प्रकार की ओर बढ़ा जा सकता है। दिव्यांगता हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये कभी अस्थायी, कभी स्थायी और कभी-कभी समय के साथ बढ़ने वाली हो सकती है। अब जन्मजात दिव्यांगता का उल्लेख किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि जो जन्म से ही दिखाई देती है और अनुवांशिक कारणों या गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से हो सकती है, उसे जन्मजात दिव्यांगता कहा जाता है। आगे उपार्जित दिव्यांगता समझाते हुए उदाहरण दिया जा सकता है कि दुर्घटना या चोट के कारण जीवन में बाद में किसी व्यक्ति में दिव्यांगता आना उपार्जित दिव्यांगता कहलाता है। दिव्यांगता कई प्रकार की होती हैं। वर्तमान समय में अनेक अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। सबसे पहला है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित का उदाहरण देते हुए समझाया जा सकता है कि जब किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता पूर्ण या आंशिक रूप से कम हो जाती है, तो उसे दृष्टिबाधित कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के दैनिक कार्य और सीखने की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। ऐसे एक एक करके विभिन्न प्रकारों को आगे की स्लाइड में समझाया जा सकता है। इसके बाद आती है लोकोमोटर दिव्यांगता। इसके बारे में बताते हुए समझाया जा सकता है कि जब हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, तो व्यक्ति के चलने फिरने और दैनिक कार्यों पर असर पड़ता है। उदाहरण के रूप में पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट या फ्रैक्चर जैसी स्थितियों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनके कारण लोकोमोटर दिव्यांगता हो सकती है। इसके बाद मानसिक दिव्यांगता के बारे में संवेदनशीलता के साथ समझाया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों में समझने, तर्क करने और सीखने की गति अन्य व्यक्तियों की तुलना में धीमी होती है। ऐसे व्यक्तियों को दैनिक कार्यों और अध्ययन में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और सहायक वातावरण मिलने पर वो भी धीरे-धीरे सीख सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताया जा सकता है। श्रवण दिव्यांगता तब होती है जब व्यक्ति ध्वनि को
पूर्ण या आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ होता है। यह स्थिति कान में विकास में कमी, बीमारी या चोट के कारण उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक यहाँ ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि सुनना भाषा और बोलना सीखने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए श्रवण बाधिता के कारण बच्चे के बोलने और सीखने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इसके बाद डिस्लेक्सिया के बारे में बताया जा सकता है कि यह एक पढ़ने लिखने से संबंधित सीखने का विकार है, जिसमें कुछ बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने या याद रखने में कठिनाई होती है और इसी को डिस्लेक्सिया कहा जाता है। ऐसे बच्चे अक्षरों या शब्दों को उल्टा पढ़ सकते हैं तथा उनके उच्चारण में वो कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। ये बताना आवश्यक है कि डिस्लेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है और उचित मार्गदर्शन व सहयोग से बच्चों के सीखने में सुधार किया जा सकता है। अब इस स्लाइड पर शिक्षक विद्यार्थियों को डिस्ग्राफिया के बारे में बता सकते हैं कि कुछ बच्चों को अक्षरों, शब्दों या वाक्यों को सही ढंग से लिखने में कठिनाई होती है, जिसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है कि अक्षरों या लिखने से संबंधित सीखने का विकार है डिस्ग्राफिया। ऐसे बच्चों का हस्तलेखन धीमा हो सकता है या वे स्पेलिंग और लेखन में अधिक समय लेते हैं, लेकिन उचित अभ्यास, धैर्य और सहयोग मिलने पर बच्चों के लेखन कौशल में सुधार किया जा सकता है। शिक्षक यहाँ ये अवश्य स्पष्ट कर दें कि डिस्लेक्सिया में अक्षर को पढ़ने या उसके उच्चारण में कठिनाई होती है, लेकिन डिस्ग्राफिया में अक्षर को लिखने में कठिनाई का अनुभव किया जाता है। अब अध्याय के अगले भाग में चोट या आकस्मिक स्थिति में दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में संक्षेप में चर्चा की जा सकती है। चोट लगने या अचानक बीमार होने पर जो तुरंत सहायता दी जाती है, उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य घायल व्यक्ति को राहत देना और उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना होता है। प्राथमिक उपचार डॉक्टर के उपचार का विकल्प तो नहीं होता, बल्कि चिकित्सीय सहायता मिलने तक की अस्थायी सहायता होती है। इसके बाद प्राथमिक उपचार पेटी का उल्लेख करते हुए बताया जा सकता है कि आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है, जो ऐसी स्थितियों में बहुत उपयोगी होती है। इसमें रुई, पट्टियां, गौज, कैंची, थर्मामीटर तथा कुछ आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासिटामोल, डिटॉल, ओआरएस आदि रखे जाते हैं। ऐसी पेटी विद्यालय और घर दोनों जगह अत्यंत उपयोगी होती है। प्राथमिक उपचार करते समय कुछ आवश्यक सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में दवाओं को सुरक्षित और अलग-अलग रखना चाहिए तथा उनकी अंतिम तिथि अवश्य जांचनी चाहिए। एक्सपायर दवाओं को समय-समय पर बदलना और यात्रा के समय प्राथमिक उपचार पेटी साथ रखना अत्यंत उपयोगी होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार करते समय जिम्मेदारी और सावधानी का महत्व समझाया जा सकता है। जैसा पिछली स्लाइड में बताया गया था, दवाइयों का सुरक्षित इस्तेमाल करना चाहिए, यानी प्रत्येक दवा पर उसकी निर्माण तिथि तथा अंतिम उपयोग तिथि लिखी रहती है, जिन्हें उपयोग से पहले अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए प्राथमिक उपचार पेटी की दवाएं समय समय पर जांच कर उन्हें बदलना चाहिए। अब चोट लगने की स्थिति में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में बताया जा सकता है। यदि चोट गंभीर हो तो तुरंत चिकित्सक को बुलाना या घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। रक्तस्राव होने पर उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए तथा घायल अंग को हृदय से ऊपर रखना चाहिए। यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे कपड़े में लपेट कर लगाने से सूजन कम हो सकती है। अगर घाव हो तो उसको साफ रखना चाहिए तथा साधारण घाव पर एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांधनी चाहिए। यदि हड्डी टूटने की आशंका हो तो प्रभावित अंग को हिलाना नहीं चाहिए और सहारा देकर उसे स्थिर रखना चाहिए। आगे ये बताया जा सकता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे भारत ने 1992 में
पुनर्वास परिषद अधिनियम के माध्यम से पुनर्वास सेवाओं को व्यवस्थित किया था। देश में दृष्टि, श्रवण, मानसिक तथा शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं, जो शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं। कुछ राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में इस स्लाइड के माध्यम से बताया जा सकता है कि राष्ट्रीय संस्थान जो इस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, सिकंदराबाद, मुंबई, कटक और चेन्नई में उपस्थित हैं। आगे बढ़ते हुए ये बताया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देना है। शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा कर सकते हैं कि हमें अपने व्यवहार में संवेदनशीलता रखनी चाहिए और सभी के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। दिव्यांगजनों के विकास के लिए केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता विकास कंसोर्टियम विभिन्न संगठनों के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। शिक्षक यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं सूचना के आदान प्रदान और सहयोग के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में वैश्विक स्तर पर चल रहे प्रयासों के प्रति जागरूकता विकसित की जा सकती है। और अब अध्याय का समापन सामाजिक उत्तरदायित्व के संदेश के साथ किया जा सकता है, जिसे इस स्लाइड में दर्शाया गया है। दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोगी व्यवहार रखना हम सभी का सामाजिक दायित्व है। हमें उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सकता है कि वे अपने आसपास के दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार हम दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सहयोग, समानता और सम्मानजनक व्यवहार कर सकते हैं। अंत में शिक्षक विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि आज आपने ऐसी कौन सी नई बातें सीखी जो आप घर पर भी अपनाएंगे। इस प्रकार पाठ का पुनरावलोकन करते हुए सीख को स्थायी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।